हेलो कोड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थर्ड लेक्चर में हैं और आज हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, उससे ही मिलती जुलती आज हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो और भी बाप लेवल चली जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, बेस्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग लेक्चर। क्लियर? हाँ जी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ हॉप्स, जैसे हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम थी ये भी वैसी ही है। मान लीजिए आपके यहां पे n इक्वल टू 4 आपको दे रखा है, तो आपके पास 4 स्टेयर्स हैं ऐसे करके। क्लियर? हाँ जी। 1 2 3 4। आपको इसके टॉप पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है? बिल्कुल टॉप पे। इनिशियली आप बॉटम पे खड़े हैं, बिल्कुल नीचे आप खड़े हो रखे हो आके। यह पूछेगा आपको कि आपके पास कितने तरीके हैं बॉटम से टॉप पे जाने के। अब इसने यहां पे एक कैच दे रखा है कि आप एक बार में एक स्टेप ले सकते हैं, 2 स्टेप ले सकते हैं और 3 स्टेप ले सकते हैं। जी हां, ये यहां पे दे रखा है। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, उसमें हम सिर्फ 1 स्टेप या 2 स्टेप ले सकते थे, लेकिन यहां पे एक और स्टेप इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप एक बार में 3 स्टेप भी ले सकते हैं। तो टोटल मेरे पास कितने तरीके होंगे बॉटम से टॉप पे जाने के? तो एक तरीका तो होगा मैं एक 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 करके टॉप पे पहुंच जाऊं। क्लियर? हाँ जी। और क्या क्या तरीके होंगे, मैं एक एक दो दो करके पहुंच जाऊं। क्लियर? एक स्टेप फिर 2 स्टेप, फिर 1 2 1, फिर 2 1 1, ऐसे करके भी पहुंच सकता हूं। और एक स्टेप लिया, 3 स्टेप लिए, 3 स्टेप लिए, एक स्टेप लिया, एक स्टेप लिया, सीधा 3 स्टेप टॉप पे पहुंच गया। क्लियर? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 और भी तरीके क्या हमारे पास? बिल्कुल हैं। मैं यहां से 2 स्टेप करके भी टॉप पे पहुंच सकता हूं कि 2 स्टेप टॉप पे पहुंच गया। तो टोटल मेरे पास 7 तरीके हैं टॉप पे पहुंचने के। तो इस 7 को मुझे प्रिंट करके देना है। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ जी। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इनपुट में एक नंबर होगा और मुझे इसको आउटपुट में लाके देना है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। ठीक है, मैं अगर रिकर्सन की बात करूं, पहले हम रिकर्सन को डिस्कस करेंगे, फिर टॉप डाउन को, फिर बॉटम अप को और लास्ट में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर करेंगे। लेकिन मैं इसको रिकर्सन से ही 2 मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, या तो मैं इधर से इधर जाऊं या फिर मैं खुद को अज्यूम कर लूं कि मैं टॉप पे कितने तरीकों से पहुंचाऊंगा। क्लियर? हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को भी इसी किया था। हाँ जी, कि मैं टॉप पे कैसे पहुंचूंगा। या तो मैंने एक स्टेप यहां से ले लिया होगा, या यहां से 2 स्टेप ले लिए होंगे, या यहां से 3 स्टेप लेके मैं टॉप पे पहुंच गया हूंगा। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल वेज टू रीच एनथ स्टेयर। कितने तरीके होंगे मेरे पास अगर मुझे इस एनथ स्टेयर पे पहुंचना है? तो यही होगा ना कि टोटल वेज टू रीच n-1 स्टेयर, यही होगा, प्लस टोटल वेज टू रीच n-2 स्टेयर, प्लस टोटल वेज टू रीच n-3 स्टेयर। इन तीनों का ही सम होगा। अगर मुझे इस nth स्टेयर पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं? या तो मैं इस n-1 स्टेयर से एक स्टेप लेके पहुंच जाऊं, या यहां से मैं 2 स्टेप लेके पहुंच जाऊं, या यहां से मैं 3 स्टेप डायरेक्ट लेके पहुंच जाऊं। यही तरीके होंगे। हाँ जी। तो अभी देखो ये 4th स्टेयर है, इसको हम प्रूव भी कर देंगे। क्लियर? हाँ जी। इसको अगर प्रूव करना है बहुत आसान काम है। देखो 3rd स्टेयर पे पहुंचने के मेरे पास कितने तरीके हैं? या तो मैं 1-1-1 लेके पहुंच जाऊं, हाँ जी, या मैं 1-2 लेके पहुंच जाऊं, या 2-1 लेके पहुंच जाऊं, या सीधा 3 स्टेप लेके पहुंच जाऊं। क्लियर है? हाँ जी। ये 3rd स्टेयर पे पहुंचने के मेरे पास 4 तरीके हैं। क्लियर? हाँ जी। 2nd स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके हैं? या तो मैं 1-1 लेके पहुंच जाऊं, हाँ जी, या मैं 2 लेके पहुंच जाऊं। 0 स्टेयर से 1-1 लेके 2nd स्टेयर पे, या फिर सीधा 2 का जंप लेके यहां पे पहुंच गया 3rd स्टेयर पे। और 2nd स्टेयर पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं? सीधा, अगर मुझे सॉरी ये 4 तरीके हो गए 3rd स्टेयर पे पहुंचने के, ये 2 तरीके हो गए 2nd स्टेयर पे पहुंचने के। और उसके बाद अगर मुझे 1st स्टेयर पे आना है तो मेरे पास एक ही तरीका होगा
कैसे? एक का जंप लेके। तो फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके मेरे पास? एक ही तरीका है। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अगर मुझे थर्ड स्टेयर पे जाना है, ये चार तरीके हो गए। सेकंड स्टेयर पे आना है, ये दो तरीके हो गए। और फर्स्ट स्टेयर पे आना है, ये एक तरीके हो गए। और इन्हीं तीनों का सम, चार तरीके, दो तरीके और एक तरीके, इन्हीं का सम तो है फोर्थ स्टेयर पे जाने का। क्लियर ये चीज? हाँ। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? इसका बहुत ही आसान आंसर है, हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि अगर मैं यहां थर्ड स्टेयर से एक का जंप ले लूं तो मैं सीधा फोर्थ स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। तो एक एक एक, मुझे थर्ड स्टेयर पे जाने का तरीका पता है, एक का जंप ले लिया, यहां पे भी मैंने एक का जंप ले लिया, यहां पे भी मैंने एक का, तो ये एक का। तो ऐसा करके मैं कहां पहुंच सकता हूं? फोर्थ स्टेयर पे पहुंच सकता हूं। सेम कहानी मैं सेकंड स्टेयर पे कर सकता हूं। सेकंड स्टेयर से अगर मैं दो का जंप ले लूं तो मैं सीधा फोर्थ पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। और अगर मैं फर्स्ट स्टेयर से तीन का जंप ले लूं तो मैं फोर्थ स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। तो देख लो, फोर्थ स्टेयर पे पहुंचने के मेरे पास ये सारे तरीके आ चुके हैं, जो कि इनका सम है। क्लियर? अब अगर आपका डाउट ये है कि भैया अगर सेकंड स्टेयर से मैं 1-1 का जंप ले सकता हूं, ये 1-1 है, उसका मैं 1-1 का जंप लेके पहुंच सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच सकते हो, लेकिन ये वाला केस ऑलरेडी यहां पे इंक्लूड हो चुका है, एक 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 करके। क्लियर? इसलिए इसे दोबारा इंक्लूड नहीं किया। क्लियर है? वैसे आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट स्टेयर पे एक स्टेप से पहुंचा, तो फर्स्ट स्टेयर से मैं दो का जंप और फिर एक का जंप लेके भी तो टॉप पे पहुंच सकता हूं। दो का जंप लिया फिर एक का जंप लिया, क्योंकि एक से तो मैं फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचूंगा, फिर दो का जंप फिर एक का जंप। आप देखोगे 1-2-1 वाला ऑलरेडी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ये देखो, इसलिए नहीं लेते। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अब आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम अपने जंप्स को ले रहे हैं। आसान है? हाँ जी भैया आसान है। ये मेथड क्लियर है? हाँ जी। अब मैं यहां पे इसको लिख देता हूं रिकर्सन की हेल्प से, बिल्कुल आसान से। अगर मुझे फोर्थ स्टेयर पे आना है तो मैं नंबर ऑफ वेज टू रीच फोर्थ स्टेयर कितना होगा? नंबर ऑफ वेज टू रीच थर्ड स्टेयर, नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर और नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर। क्लियर? हाँ जी। क्योंकि एक का जंप लेके मैं फोर्थ पे पहुंच जाऊंगा, दो का जंप लेके मैं फोर्थ पे पहुंच जाऊंगा, तीन का जंप लेके मैं फोर्थ पे पहुंच जाऊंगा। तो इन तीनों का सम होगा। थर्ड स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके होंगे? वही सेम मेथड फॉलो होगा कि सेकंड स्टेयर से मैं एक जंप लेके थर्ड पे आ सकता हूं, ये फर्स्ट और ये जीरो। क्लियर? जीरो से अगर तीन का जंप लूंगा तो सीधा थर्ड के ऊपर पहुंच जाऊंगा, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। सेकंड स्टेयर से और सेकंड स्टेयर में कैसे पहुंच सकता हूं? मैं यहां पे फर्स्ट स्टेयर से पहुंच सकता हूं एक का जंप लेके, दो का जंप लेके मैं जीरो स्टेयर से सेकंड स्टेयर पहुंच सकता हूं, और -1 मतलब तीन का स्टेप लेके मैं सेकंड स्टेयर पे पहुंच सकता हूं। क्लियर? क्या इसको और खोलना जरूरी है? नहीं, अब इसको और खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप खोलना चाहते हैं आप और भी खोल सकते हैं, पर इसको खोलने की और जरूरत नहीं है कि मैं फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचने के मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं। फर्स्ट स्टेयर से मैं कैसे पहुंचूंगा? एक का जंप, दो का जंप और तीन का जंप। क्लियर? हाँ जी। -2 से तीन का जंप लूंगा तो 1। सेम यहां जीरो के लिए, जीरो के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम इस 1 के लिए भी, ये -3 सॉरी 0 -1 और -2। इस तरीके से मैं कहां पहुंच जाऊंगा? फर्स्ट स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। -2 से तीन का जंप लिया, -1 से दो का जंप लिया, 0 से एक का जंप लिया तो 1 पे पहुंच गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे, इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो फोर्थ स्टेयर में कैसे पहुंचूंगा? एक मेथड ये होगा, हाँ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक का जंप लेके मैं फोर्थ स्टेयर पे पहुंच गया। क्लियर? हाँ जी। तो इसका काम क्या होगा? रिटर्न 1 करना, रिटर्न 1 करना कि भैया एक तरीका मुझे मिल चुका है कहां पहुंचने का? जीरो से फोर्थ स्टेयर पहुंचने का। क्लियर? हाँ जी। अब जब आपके पास माइनस होना है, क्या इसके लिए भी रिटर्न 1 होना चाहिए या रिटर्न 0 होना चाहिए? इसके लिए होगा रिटर्न 0 होगा, क्योंकि -1 स्टेयर नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। तो इसके लिए भी रिटर्न 0 और -2 के लिए भी रिटर्न 0 होगा। क्लियर? हाँ जी। क्योंकि स्टार्टिंग में कहां से कर रहा हूं? जीरो स्टेयर से। अगर आपको फोर्थ स्टेयर पे पहुंचना है, क्लियर? हाँ जी, जीरो स्टेयर से अगर आपको फोर्थ स्टेयर पे पहुंचना है वो पॉसिबल है, लेकिन -1 स्टेयर से तो नहीं पहुंच सकता, -1 स्टेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ जी। तो ये एक तरीका हो गया, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। तो इन तीनों का सम इसके पास आएगा कि फर्स्ट स्टेयर पे जाने की तरफ मेरे पास एक ही तरीका है। क्लियर? सेम ये 0 रिटर्न 1 करेगा, ये क्या करेगा? 0। 1 + 1 + 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सेकंड स्टेयर पे पहुंचने के टोटल मेरे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। क्लियर? हाँ जी। सेम कहानी यहां पे भी फॉलो होगी, ये 1 रिटर्न करेगा, ये 0, ये 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहां से ये 1 रिटर्न करेगा, 1 अब 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 4। तो थर्ड स्टेप पे आने के मेरे पास 4 तरीके हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड स्टेप पे आने के मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं, ये देखिए। क्लियर? हाँ जी। अब सेम कहानी ये फोर्थ वाला इधर के लिए जाएगा। अब फिर से पूछेगा कि सेकंड स्टेप पे पहुंचने के मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं। फिर से ये वही करेगा। अब आप खुद देखो क्या यहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग सकती है या नहीं लग सकती है। आप देख सकते हो कि मैं सेकंड स्टेयर के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं,
तो क्या इसको हमें दोबारा सॉल्व करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ रिकर्सन की बात कर रहा हूं। अगर इस पे टॉप डाउन अप्रोच लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आपके पास ओवरलैपिंग सबस्ट्रक्चर आते हैं। जब मैं इस सेकंड के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं कि नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं कि इसका आंसर 2 है, तो क्या फिर से मुझे इसको खोलना चाहिए ऐसे करके कि भैया मैं इस पे 1 0 और -1 से पहुंच सकता हूं, फिर इसको दोबारा खोलो? क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्या हो जाएगा इससे? बार बार मेरी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो इसको अब दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन यहां पे हम कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि रिटर्न कितना कर दू? 2 के लिए आंसर 2 ही आ रहा है, 1 के लिए आंसर 1 ही आ रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 4 2 6 1 7 7 मुझे मेरे आंसर में मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। रिकर्सन हम लिख ही रहे थे। हाँ जी, हमने देख लिया भैया ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप दिख रहा है आपको रिकर्सन में। हाँ जी, तो यहां से हमें पता है यहाँ पे डीबी लगेगी। हाँ जी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या लाया, सब स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो सब प्रॉब्लम है क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, क्या फिर से सॉल्व करना बनता है? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है और यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लग सकती है। अब इसका अगर मैं आपको बोलूं इसका रिकर्सिव कोड कैसे दिखेगा, तो एक इंटीजर लिख सकता हूं। हाँ जी, वेज टू nth स्टेयर, या इसको वेस ही लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, फंक्शन का नाम वेस लिख देते हैं कि टोटल वेस टू रीच nth स्टेयर, एक इंटीजर n हो जाएगा। हाँ जी, मुझे पता है बेस केस होगा इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। क्लियर है? हाँ जी। और अगर n लेस देन 0 होता है तो रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न कर दो किसको? वेस टू n-1 प्लस वेस टू n-2 प्लस वेस टू n-3, ये मैं रिटर्न करके दे दूंगा। सिंपल है या नहीं है? बताइए, ये चीजें सिंपल है या नहीं है कि टोटल वेस टू रीच nth स्टेयर, टोटल वेस टू रीच n-1 स्टेयर, टोटल वेस टू रीच n-2 स्टेयर, टोटल वेस टू रीच n-3 स्टेयर। ये मैंने यहां पे इसके केसेस लिख दिए, रिकर्सिव कोड लिख दिया। मुझे पता है ये मेरे बेस केसेस हो गए, ये मेरे बेस केस हो गए, ये मेरे बेस, जहां से मैं रिटर्न करता हूं वो मेरे क्या हो जाते हैं? बेस केस हो जाते हैं। अब यहां पे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे लगा सकते हैं? क्लियर? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने के सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक वेक्टर लेना पड़ेगा, इंटीजर डीपी, है ना। हाँ जी, ताकि मैं इनके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहे हैं इनको क्या कर सकूं? स्टोर कर सकूं। अब इनका रिजल्ट किस में स्टोर करूंगा? ठीक है, वेक्टर के अंदर कर रहा हूं, पहले उसका साइज तो पता होना चाहिए मुझे। हाँ जी, तो इसका साइज कितना होगा? ये n ही तो था। हाँ जी, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? n इक्वल टू 4 जा रहा है, 3 जा रहा है, n2 जा रहा है, 1 जा रहा है, 0 जा रहा है, -1 जा रहा है और -2 तक जा रहा है। -2 तक जा रहा है ना, आपको दिख रहा होगा ये -1 तक जा रहा है। क्लियर? हाँ जी, तो ये आपको मुझे देखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका साइज को 1 2 3 4 5 6 7 साइज का ले लेता हूं तो यहां पे मेरे पास कुछ गड़बड़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया अगर मुझे इस फंक्शन 4 का रिजल्ट कहीं स्टोर करना है तो वो मैं dp4 के अंदर करना चाहता हूं। इस फंक्शन 3 का अगर रिजल्ट स्टोर करना है तो dp3 के अंदर करना सही रहेगा। लेकिन अगर मुझे इस फंक्शन -1 का रिजल्ट, ये वेस टू -1 का रिजल्ट कहीं स्टोर करना हो तो dp-1, dp तो नेगेटिव पे होते नहीं है, वेक्टर का जो इंडेक्स होता है नेगेटिव पे तो होते नहीं है ना। हाँ जी, तो उनको मैं कहां स्टोर करूंगा फिर? अब यहीं पे हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर ये चीज? पहले मैं मान लो मैं इसको अगर 7 साइज का लेता हूं, 7 साइज का अगर अपनी डीपी ले लेता हूं। क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है इसका आंसर मैं किसके अंदर स्टोर कराता हूं? dp4 के अंदर। क्लियर? इसका मैं dp3 के अंदर, इसका dp2, लेकिन इसका पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि नेगेटिव है। dp-1 एग्जिस्ट नहीं करता, dp-2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन dp0 एग्जिस्ट करता है। जीरो इंडेक्स वाला dp0 का मतलब ये dp-1 तो करता नहीं है। या तो आप एक काम कर लो या आप मैप ले लो जहां पे भाई नेगेटिव भी अलाउड है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने बेस केस में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं -1 या -2 वाली कंडीशन तक पहुंचूं। सिंपल है। हाँ जी, मुझे अपने बेस केस में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूं कि भैया मैं इस कंडीशन में पहुंचू ही ना, ये -1 वाली कंडीशन में पहुंचू ना, ठीक, ताकि मैं मेरी एन की वैल्यू अगर नेगेटिव पहुंची ही नहीं तो मतलब मैं इतनी साइज के डीपी तो बना सकता हूं आराम से। क्लियर? तो उसके लिए मुझे सिंपल काम क्या करना पड़ेगा? जब मैं इस 1 पे हूं, 1 से तो हो रहा था, 1 से वो 0 जा रहा था, -1 जा रहा था, -2 जा रहा था, तो मैं जा रहा हूं कि वो इस कंडीशन में पहुंचे ना। क्लियर? हाँ जी, और नहीं पहुंचेगा तो जैसे ही आपको 1 दिखेगा तो आप रिटर्न 1 कर दोगे। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर इज 1। क्लियर? और कहां पे आपके पास नेगेटिव आ रहा है? ये देखो, इस 2 के लिए देखो,
टू पे भी आपको नेगेटिव नंबर आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कि टू से जब मैं इधर को गया -1, मैं नहीं चाह रहा -1 कहीं भी आए, ठीक है, नेगेटिव वाला नंबर मैं नहीं चाह रहा हूं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टू से ही अपने आंसर को बाहर भेजना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। मैं इन कंडीशन पे आऊं ना, अगर मैं इस पर आ गया तो भैया नेगेटिव तो मैं स्टोर ही नहीं करता, डीपी में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी, तो मैं नहीं चाहता ये वाले आए, तो यहां पे मैंने अपनी बेस कंडीशन में थोड़ी चेंजेस कर ली। क्या कर लिए कि जैसे आपको 2 दिखेगा आपको रिटर्न 2 कर देना है कि नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर इज 2। क्लियर? हाँ जी, बस यही मुझे देखना था। ये देखिए, ये मैंने हटा दिए। नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर इज 1, नंबर ऑफ वेज टू रीच जीरो स्टेयर इज 1। तो ये 3 मेरे बेस केस हो गए, ये 3 हो गए मेरे बेस केस। क्लियर? नंबर ऑफ वेज टू रीच जीरो स्टेयर, नंबर ऑफ वेज टू रीच 1 स्टेयर, नंबर ऑफ वेज टू रीच टू सेकंड स्टेयर। सेकंड स्टेयर को मैंने और क्यों नहीं खोला, रीजन पता है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, 2 से 1 भी जाएगा, 0 भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, नेगेटिव को मुझे नहीं लेना है वरना डीपी लेने में दिक्कत आ जाएगी, बस यही रीजन है। क्लियर है चीज? हाँ जी, तो यही रीजन था उसको करने का। तो यहां पे हमने बेस कंडीशन में थोड़ी चेंजेस कर देता हूं। क्या कर सकता हूं, कोई रॉकेट चेंजेस नहीं है, मुझे सिंपल यहां पे लिखना है कि इफ n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न 1, और इफ n इक्वल टू 2, क्योंकि बेस कंडीशन मैंने इस पे शिफ्ट कर दी है, रिटर्न 2, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी हमारा सेम रहेगा प्रॉब्लम। अब मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि मुझे पता है अब मेरे n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 4 से लेके 0 तक जा रही है। तो मुझे कितने साइज की डीपी लेनी है, 5 साइज की। अगर n की वैल्यू मेरी कितनी दे रही है कि भैया अगर आपके पास 4 स्टेयर है तो डीपी का साइज कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, तो n+1 साइज की मैंने डीपी ले ली, तो 0 1 2 3 4, बस ये लिख दिया मैंने। ये क्लियर है? हाँ जी, अब बस अब मुझे पता है कि डीपी का साइज मैंने ले लिया है। अब मुझे कहां पे कन्वर्ट करना है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो भी रिटर्न करेगा उसको मुझे स्टोर कराना है टॉप डाउन में। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो इसको रिटर्न कर दो, और ऊपर एक और लिख दो कि अगर आंसर ऑलरेडी निकल चुका है तो भैया उसको भी रिटर्न कर दो, क्योंकि वरना दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और इस तरीके से हमने अपनी इस प्रॉब्लम को, जो रिकर्सिव प्रॉब्लम थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डीपी में, टॉप डाउन अप्रोच में। सिंपल था या नहीं था? हाँ जी, बस थोड़े से हल्के से चेंजेस थे। देखो यहां पे आपको ना बेस कंडीशन में अक्सर ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा वो नेगेटिव में ना जाए, किसमें नहीं जाए, नेगेटिव में नहीं जाए। अगर आपकी बेस कंडीशन नेगेटिव में जा रही है तो आप डीपी का साइज नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे क्या है, ये फंक्शन जो 4 है ये वाला, ये डीपी 4 के अंदर स्टोर होने वाला है, ये 3 वाला डीपी 3 के अंदर, ये 2 वाला डीपी 2 के अंदर, इस 1 का रिजल्ट इसके अंदर। क्लियर? हाँ जी, तो नेगेटिव वालों का रिजल्ट तो मैं स्टोर ही नहीं कर पाऊंगा, है ना? हाँ जी, इसलिए मैं अपनी कंडीशन को कुछ ऊपर शिफ्ट कर दिया, अपनी बेस कंडीशन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर कितने होते हैं, 2। तो जैसे ही मुझे n की वैल्यू 2 दिखेगी मैं रिटर्न 2 कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है चीज? हाँ जी, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, अब आपकी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप देखोगे एक बार सॉल्व कर दिया, दोबारा नहीं कर रहे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, डीपी का साइज, हाँ जी, और रिकर्सिव, तो ये भी ऑर्डर ऑफ n और ये भी ऑर्डर ऑफ n हो गया। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकली, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन की निकाली थी वैसे ही हम इसके भी निकाल रहे हैं। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो n इक्वल टू 10 के लिए आपको निकालना है, ठीक है, तो 10 ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, सॉरी ठीक है, n इक्वल टू 6 के लिए निकालना है, तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 4 और 3 का। क्लियर? हाँ जी, 5 के लिए क्या होगा, 4 3 2 का। क्लियर? 4 के लिए क्या होगा, 3 2 1 का। क्लियर? 3 के लिए क्या होगा, 2 1 और 0 का। क्लियर है चीज? हाँ जी, 2 का मुझे पता है रिटर्न 2 करेगा, 1 भी रिटर्न 1 करेगा, 0 भी रिटर्न 1 करेगा, 2 3 और 1 4। क्लियर? यहां पे 2 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 1 है 1 रिटर्न, 4 2 6 1 7। फिर ये 7 यहां पे आया, ये 3 के लिए, 3 का सॉल्यूशन क्या है, ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, डीपी ने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसी के रिजल्ट को मैं स्टोर कराता हूं। 2 का आंसर क्या है, मुझे पता है 2 है, तो 4 2 6 7 13, इस तरीके से। अब 4 का आंसर मुझे पता है, ऑलरेडी मैं निकाल रखा हूं 7, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 का आंसर मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं 4, निकालने की जरूरत नहीं है। 7 4 11 13 24, तो इसका आंसर 24 हो गया इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इसका कितना बड़ा ट्री बना है, सिर्फ आपने एक बार ऐसे गए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑर्डर ऑफ n टाइम में ये सॉल्व हो गया। क्लियर है चीज? हाँ जी, अगर आप देखोगे भी हर लेवल पे सिर्फ 3 ही एलिमेंट है,
तीन तीन ही एलिमेंट है। और अगर इसकी आप डेप्थ देखने की कोशिश करोगे तो अप्रोक्सीमेटली n की आएगी, पहले 6 5 4 3 2 तक ही आ रही है, ठीक है। तो n-2 ले लेना जो भी लोगे, लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी कितनी निकलेगी, क्योंकि हर लेवल पे 2 है। हाँ जी, अगर मैं इसकी हाइट को n के अप्रोक्स मान लूं तो 3n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। सिंपल है अब। हाँ जी, अब ऐसा मत बोलना भैया 6 से लेके 2 तक तो n-2 है, n-2 बोलोगे अप्रोक्सीमेशन n ही आएगा। क्लियर। हाँ जी, और हर लेवल पे 3 दिन है, तो इसी को आप सॉल्व कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ n में हो गया सॉल्व। आई होप आपको ये अब क्लियरिटी आ चुकी होगी कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो चलो चलते हैं अब अपनी प्रॉब्लम के इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलिए हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, काउंट नंबर ऑफ हॉप्स। यहां पे इन्होंने एक स्पेशल चीज दे रखी है, एज द आंसर विल बी लार्ज फाइंड द आंसर इन मॉड्यूलो। क्लियर, आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्म में, इससे बड़ा आंसर हो सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि जो भी आप आंसर दोगे उसका मॉड्यूलस करके आप मुझे दे देना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिकर्सिव कोड को लिखते हैं, तो वो वेस यहाँ पे n को पास कर देता हूं। तो यहाँ पे एक इंटीजर वेस इंटीजर n, मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूं कि क्या होगी हमारी, इफ n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न 1, इफ n इक्वल टू 2 रिटर्न 2। ये हमारी बेसिक कंडीशन हो गई, और बेस कंडीशन हमने हैंडल कर ली। अब हम नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं। तो भाई अगर मेरे को पास अनदर स्टेयर पे जाना है तो कितने तरीके होंगे, तो वेस टू n-1 स्टेयर प्लस वेस टू n-2 स्टेयर्स प्लस वेस टू n-3 स्टेयर्स। इस तरीके से मैंने इसको हैंडल कर लिया, और लास्ट में हम इसको रिटर्न कर देंगे बड़ी आसानी से। अब यहां से जो भी आंसर हमें प्राप्त होगा उसको भी हम रिटर्न कर देंगे। एक चीज का हम ध्यान रख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको भी हम चेंज करके लॉन्ग लॉन्ग कर लेते हैं। क्लियर। हाँ जी, अब उसने मुझे कह रखा है कि ये जो भी आंसर देगा उसको मॉड्यूलस के फॉर्म में देना। ये जो हमें मॉड्यूलस दिख रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा आपका आ सकता है। तो मॉड्यूलस इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। तो अब कंपाइल एंड डन करते हैं। पहले हमारे पास बेसिक कोड को देख रहे हैं, चल रहा है नहीं चल रहा, चलो यहां तक तो चल रहा है। अब इसको डीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो वेक्टर डीपी किस फॉर्म की बनानी पड़ेगी, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म की हम बना देते हैं, क्योंकि भाई लॉन्ग लॉन्ग टाइप पे उसके अंदर डेटा होने वाला है। साइज क्या हो जाएगा, n+1, -1। इसके अंदर मैं डीपी को पास कर दूंगा। क्लियर। हाँ जी, अब चेंजेस के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है डीपी ऑफ n, जो भी ये रिजल्ट आके देगा उसको इसके अंदर स्टोर करवा देना सिंपल, और यहाँ पे भी मुझे उसको पास करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको पूरा यहाँ पे 2 बार नहीं एक ही बार पेस्ट करना था, माफ कीजिएगा, और एज अ रेफरेंस मैंने इसको भेज दिया। और अगला कि अगर मेरा रिजल्ट ऑलरेडी निकला हुआ है तो भैया उसको रिटर्न कर देना डीपी ऑफ n को। इस तरीके से हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्लियर। हाँ जी, तो कंपाइल एंड डन करते हैं, हम देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत। ओके, कुछ गलतियां आ रही हैं यहाँ पे, क्या गलती है उसको देखते हैं। ओके, गलती है कि हमने यहाँ पे डीपी नहीं लिखा। फंक्शन जो वेस है वो डीपी एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए ओके, थर्टी 31 लाइन में कुछ कह रहा है, ये लगाना भूल गए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये हो जाती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी, और इसको सबमिट कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, तो 1 करोड़ रुपए हम जीत चुके हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे इसकी बॉटम अप अप्रोच। आई होप आपको मॉड्यूलस समझ आ गया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका नंबर जो आंसर है बहुत लंबा है, ठीक है, इसलिए वो चाह रहा है कि जो आपका आंसर होगा उसको मॉड्यूलस करके भेजना। तो जो भी ये आंसर लाके दे रहा है उसको मैं मॉड्यूलस के फॉर्म में स्टोर कर दे रहा हूँ। क्लियर। हाँ जी, ताकि मेरा बहुत बड़ा आंसर ना आए। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस, और अब देखते हैं अपनी बॉटम अप अप्रोच को। अब हमारे पास ये सेम प्रॉब्लम है, हमें पता है इसका टॉप डाउन ये रहा। अब इसको बॉटम अप पे कैसे कन्वर्ट हम करेंगे। क्लियर। हाँ जी, अब बॉटम अप के लिए मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे पास डीपी तो वही है, हाँ जी, इसी को फिल आउट करना पड़ता है। हाँ जी,
n इक्वल टू 4 की मैं बात कर रहा हूं, 0 1 2 3 4। मैं बॉटम अप की बात कर रहा हूं। बॉटम अप क्या कहता है, सबसे पहले बेस केसेस को भर लो। किसको, बेस केस को। बेस केस क्या कह रहा है, अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है रिटर्न 1 कर देना। क्लियर, हाँ जी। तो अगर n इक्वल टू 0 है तो 1, n इक्वल टू 1 है तो 1, हाँ जी, और n इक्वल टू 2 है तो 2। बेस केस वाले मैंने भर दिए, ये भी बेस केस था, ये भी बेस केस था। क्लियर, हाँ जी। अब अगला क्या होता है कि हम इस वाली स्टेटमेंट को उठाते हैं। क्लियर, हाँ जी। तो ये क्या कह रही है कि dpn इक्वल टू dpn माइनस 1 प्लस dpn माइनस 2 प्लस dpn माइनस 3। ये वे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, dp के अंदर कर देते हैं, क्योंकि ये जो वे है आपका, ठीक है, इसका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस dp के अंदर तो हो रहा है। जो भी रिटर्न करके देगा ये आंसर, ठीक है, ये फंक्शन का आंसर जो भी रिटर्न करेगा वो dp के अंदर तो हो रहा है। तो जब आप इसके लिए कॉल कर रहे हो तो इसका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर होगा, dpn माइनस 1 के अंदर होगा, इसका dpn माइनस 2 के अंदर होगा। तो वही हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, dpi इक्वल टू dpi माइनस 1 प्लस dpi माइनस 2 प्लस dpi माइनस 3। क्लियर है, हाँ जी, यहां तक क्लियर, हाँ जी। अब आप खुद देखिए, मैंने बताया था कि टॉप डाउन में हम 6 5 4 3 2 ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है, 6 से हम 0 की ओर या 0 की ओर जा रहे थे, ठीक है। बॉटम अप में उल्टा होगा, बॉटम अप में उल्टा होगा, ठीक है, कि 0 से हम 6 की ओर टेबल को भरेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे पता है मैं 0 1 2 के लिए भर चुका हूं, अब मुझे 3 के लिए भरना है और 4 के लिए भरना है। क्लियर, बस फॉर i इक्वल टू 3 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, क्योंकि n इक्वल टू क्या है आपका 4 है, ये भर दीजिए और लास्ट में रिटर्न dpn। तो अगर मैं इसको भरने की कोशिश करूं तो ये क्या कह रहा है, थर्ड वाला, ये अगर ये dp3, नंबर ऑफ वेज टू रीच थर्ड स्टेयर इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर, नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर और नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर, इन तीनों का सम 2 3 और 1 4 आ जाएगा। क्लियर, नंबर ऑफ वेज टू रीच फोर्थ स्टेयर इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू रीच थर्ड स्टेयर प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर, dp4 इक्वल टू dp3 प्लस dp2 प्लस dp1, 4 2 6 और 1 7 यहां पे आ जाएगा। क्लियर, और इसी को मैं रिटर्न कर दे रहा हूं। आसान है ये, नहीं है, हाँ जी। तो इसको हम बॉटम अप क्यों कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे बेस केस से भरना स्टार्ट करते हैं, बेस केस भरा, बेस केस भरा, बेस केस भरा, ठीक, हाँ जी। अब मैं dp3 को भर सकता हूं। dp3 क्या है, नंबर ऑफ वेज टू रीच थर्ड स्टेयर इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच फर्स्ट स्टेयर। क्लियर, इन सबका सम यहां पे आ गया। नंबर ऑफ वेज टू रीच फोर्थ स्टेयर, फोर्थ स्टेयर में कैसा आऊंगा, 1 का जंप लेके, यहां से 2 का जंप, यहां से 3 का जंप लेके, तो इन तीनों का सम यहां पे। क्लियर, अगर ये डीपी और बड़ी होती, मान लीजिए अगर ये 5 साइज की होती, क्लियर, हाँ जी, तब क्या होता, 7 4 11 2 13, 6 साइज की होती तो 13 7 20 4 24, ऐसे करके ये बनती जाती। कितना आसानी से हमने भर दिया। क्लियर, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा बॉटम अप मेथड, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं है। अब अगर मैं बोलूं यहां पे कि बॉटम अप पे भी अभी भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि आपको एक एक करके पूरी डीपी को बनना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन ही होगी। क्लियर, मैं अभी अपने स्पेस को और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। क्लियर, हाँ जी। मान लीजिए इस डीपी का साइज अगर मैं 6 ले लेता, अब मुझे ये सारी वैल्यू भरनी पड़ती ऐसे करके। मान लीजिए ये 6 साइज की मैंने ले रही है, सॉरी ये 7 साइज की मैंने डीपी ले रही है, मुझे एक एक करके इन सबको भरना है। क्लियर, क्या मैं इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा सकता हूं, अगर आप देख रहे होगे, अगर मुझे इस वैल्यू को भरना है तो इसको सिर्फ इन प्रीवियस 3 वैल्यू को ही जरूरत है। क्लियर, क्योंकि 2 3 और 1 4। क्लियर, अब अगर मुझे इसके नेक्स्ट वाले को भरना है, अगली वैल्यू को भरना है, तो इसको सिर्फ अपने पिछले 3 की ही जरूरत है। तो मैं कुछ यहां पर यह कर सकता हूं कि सिर्फ लास्ट के 3 वैल्यू को ही रिजल्ट को स्टोर करके रख दो, कि इसको मैं बोल दूं प्रीवियस, इसको बोल दूं प्रीवियस 1 और इसको बोल दूं प्रीवियस 2, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको करंट। तो करंट इक्वल टू बोल सकता हूं प्रीवियस प्लस प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, तो करंट निकल जाएगा 2 3 1 4। क्लियर, हाँ जी। अब करंट यहां पे जाएगा, अब मुझे इसको निकालना है, ठीक है, तो उस केस में प्रीवियस ये हो जाएगा, प्रीवियस 1 ये हो जाएगा, प्रीवियस 2 ये हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि मुझे पूरे एरे को लेने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 और प्रीवियस। अब मैं करंट को निकाल सकता हूं, करंट क्या है, इन तीनों का ही तो सम है। हाँ जी, तो अब मुझे पूरा एरे को लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये एरे 1 लाख साइज का होता, 1 लाख साइज का, तो मैं 1 लाख साइज का एरे थोड़ी ना लेता,
सिर्फ मेरे 4 वेरिएबल से काम हो जा रहा है। कितने वेरिएबल से? 4 वेरिएबल से, ठीक है। अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे भले ही एरे दिख रहा है, पर हमें एरे को लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। क्यों? देखो ऐसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। प्रीवियस 2 के अंदर किसकी वैल्यू डाल दूंगा? प्रीवियस 2 के अंदर ये हो जाएगा, प्रीवियस 1 के अंदर 1, अब प्रीवियस के अंदर 2। क्लियर? हाँ जी, मुझे यहां से वैल्यू बनना स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो फॉर आई इक्वल टू, यही फंक्शन आप यूज कर सकते हो, आई इक्वल टू 3 से आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस करंट क्या हो जाएगा आपका? करंट कैसे निकाल रहे हैं हम? करंट इक्वल टू प्रीवियस प्लस प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। क्लियर है? हाँ जी, करंट की वैल्यू निकल गई हमारी। हाँ जी, अब मुझे नेक्स्ट साइकिल में जाना है, तो नेक्स्ट साइकिल के सारी वैल्यू चेंजेस होंगी, ठीक है। तो प्रीवियस 1 की जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस 2 के अंदर चली जाएगी, प्रीवियस 1 के अंदर प्रीवियस की वैल्यू चली जाएगी, और प्रीवियस के अंदर करंट की वैल्यू चली जाएगी। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये सेम फंक्शन यूज करो, इसकी जगह सिर्फ हम ये वेरिएबल यूज कर दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो कि इसको मैं नहीं लूंगा, तो अब मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कांस्टेंट स्पेस पे मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हमने ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया। यहां से यहां कैसे गए ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इसको निकालना है तो सिर्फ प्रीवियस 3 का रिजल्ट ही चाहिए। मान लो अगर आपको 1000 स्टेयर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, तो वहां पे आपको 999, 998 स्टेयर और 997 स्टेयर, इन तीनों की ही वैल्यू चाहिए। उससे पहले जितने भी स्टेयर है उनकी वैल्यू अब आपको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है किसी भी एरे के अंदर, सिर्फ इन 3 वैल्यू की जरूरत है। क्लियर? अगर मुझे 1000 स्टेयर के लिए निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रीवियस 3, तो मैं बाकी जो 0 से लेकर 997 है, 0 से लेकर 996 वाले स्टेयर की जो वैल्यू उनको स्टोर करा क्या फायदा होगा मेरा, है ना? तो उनको रिलीज करते जाओ, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन लगाया है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अपनी सॉल्यूशन की ओर। अब हमारे पास सेम प्रॉब्लम है, अब इसको बॉटम अप में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था इसको हम सबसे पहले बेस केस भरेंगे अपनी टेबल के अंदर, dp1 इक्वल टू और dp2 इक्वल टू, इसके अंदर बेस केसेस फिल होंगे। 0 और 1 के अंदर 1 और 1 डालना है और 2 के अंदर 2 को फिल करना है। उसके बाद आंसर भरना स्टार्ट करो कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू 3 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। उसके बाद मुझे पता है जो हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो इसको किया कॉपी, इसको किया यहाँ पे हमने पेस्ट, क्योंकि इसी को हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे ये सब i के फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको dpi लिख रहा हूँ। मुझे पता है वेस n-1 dp की जगह में आ जाएगा ये dpi-1, इसकी जगह में आ जाएगा dpi-2, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि वेस वाला फंक्शन उसी को स्टोर कर रहा है और ये वाला वेस भी dp का ही है, तो लेकिन ये क्या आएगा dpi-3, और ये मॉड्यूलस तो हमारा चल ही रहा है, क्योंकि मॉड्यूलस के फॉर्म में मुझे रिजल्ट को स्टोर करके रखना है। और लास्ट में रिटर्न कर दो किसको? dpn को, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा उसी के अंदर स्टोर हो रखा है। तो चलो कंपाइल एंड रन करते हैं इसको और सबमिट करते हैं, और इस तरीके से हमारा ये कोड इजीली सबमिट हो गया। तो बॉटम अप अप्रोच भी हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि इसको हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं। तो उसको लगाना बहुत ही सिंपल काम है। यहाँ पे हम लॉन्ग करंट ले लेते हैं, ठीक, एक ले लेते हैं हम प्रीवियस 1 कॉमा, सॉरी एक प्रीवियस 1 कॉमा प्रीवियस 2, इस तरीके से। मुझे पता है प्रीवियस के अंदर वैल्यू आएगी 2 की, प्रीवियस 1 के अंदर आएगी 1 और प्रीवियस 2 के अंदर भी आएगी 1। क्लियर? हाँ जी, ये प्रीवियस 2, प्रीवियस 1 और ये प्रीवियस की वैल्यू है, ठीक, बेस केसेस वाले। अब मुझे करंट की निकालनी है। करंट कैसे निकलेगा हमने देखा था, क्योंकि मुझे पता है अपनी लास्ट की जो 3 वैल्यू है उनके ऊपर करंट डिपेंड कर रहा है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रीवियस प्लस प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, और इसी का हम मॉड्यूलस यहाँ पे ले रहे हैं। तो इतना बड़ा ये दे रखा है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सॉरी, इस तरीके से, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने करंट को। लेकिन उसके बाद इनकी वैल्यूज भी चेंज होगी। तो प्रीवियस 2 के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? प्रीवियस 1 की। प्रीवियस 1 के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? प्रीवियस की।
और प्रीवियस के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने करंट महाराज की। बस इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही चला। अब इसको अगर मैं सबमिट करूंगा, क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है क्या वो बिल्कुल सही आएगा या उसमें कुछ गड़बड़ होगी? अगर आपने गेस कर लिया है, जी हाँ, आपने अगर गेस नहीं कर पाए तो देखो इसका आंसर है 1। तो आपने पकड़ लिया होगा ये आंसर गलत क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे वो n इक्वल टू 1 मुझे दे रखा था, ठीक, हाँ जी। तो n इक्वल टू 1 के लिए जब करंट की वैल्यू निकाल रहा है तो करंट के अंदर इनिशियली कुछ वैल्यू ही नहीं है ना, इसलिए उसने कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दी। तो उसकी जगह में आप ये कर सकते हैं, जो इसके बेस केसेस हैं इनको कॉपी पेस्ट कर लें ऐसे करके, इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं, कि भाई इसी को लिख दो कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न 1, n इक्वल टू 2 हुआ तो रिटर्न 2, ठीक है। अगर n इक्वल टू 3 हुआ तो उसके बाद तो मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर ही रहा हूं। अब इसको सबमिट करते हैं। और इस तरीके से हमारा कोड इजीली सबमिट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गलती किस चीज की वजह से हुई थी। जब हमारा इनपुट 1 था तो उसने गलत आउटपुट दिया था, है ना, तो उसको हमने इस तरीके से हैंडल किया। तो इस तरीके से हमें देखना कि भाई हमारा कोई केसेस छूट ना जाए, ठीक, हाँ जी। अब हमारा कोड देखो सबमिट तो हो गया, लेकिन आप बोलोगे भैया ये इसमें कोड ऑप्टिमाइज कैसा हुआ? ये वेक्टर वेक्टर लॉन्ग था, अभी भी हम ले रहे हैं। मैंने कहा ये डीबी को लेने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक, ये डीबी हमने फालतू में यहाँ पे रखा हुआ था, उसकी मुझे क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, उसको हटा दो, ठीक, हाँ जी। अगर अब आप इसको कंपाइल रन करोगे तो बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो आराम से सबमिट हो गया, ठीक, हाँ जी। तो अब आप देख सकते हो जो मेरा स्पेस कितना लगा है, एक्स्ट्रा स्पेस कितना लगा है, ऑर्डर ऑफ 1 ही लगा है, क्योंकि ये सब कुछ कितने कांस्टेंट ही है। आई होप आपको ये समझ आएगा। बढ़ते हैं अब फाइनली वीडियो की ओर। तो हमने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास सेकंड मेथड भी है, जिसको आपको होमवर्क में करके लाना है। अभी हमने क्या किया था, हमने देखा था कि नंबर ऑफ वेज टू रीच अनदर स्टेयर। तो मैं देखता था कि मैं यहां से एक जंप लेके पहुंच सकता हूं, यहां से 2 जंप लेके और यहां से 3 जंप लेके। मैंने कहा मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकता हूं। कहां से? यहां से। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और मुझे अगर टॉप पे पहुंचना है तो मैं यहां से 1 का जंप लेके यहां पे पहुंच सकता हूं, 2 का जंप लेके यहां पे पहुंच सकता हूं और 3 का जंप लेके थर्ड स्टेयर पे पहुंच सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो आपको इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। अभी हम उल्टे ऑर्डर में चल रहे थे, अब हम सीधा ऑर्डर में चल रहे हैं कि 0 से nth स्टेयर मुझे पहुंचना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दोनों मेथड डिस्कस करके दिए थे। जो फर्स्ट मेथड था आपको उससे इसको सॉल्व करना है, और जो भी इसका सॉल्यूशन है उसे कमेंट डाउन कर देना। कई बच्चों ने ऑलरेडी कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। मैं चाहता हूं आप इसको उस मेथड से भी सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉब्लम को, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर। प्रॉब्लम क्या कह रही है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक एरे गिवन होगा जिसमें कॉस्टिंग गिवन है हर एक स्टेयर की, कि 0 स्टेयर की कॉस्टिंग ये है, फर्स्ट स्टेयर की कॉस्टिंग ये है, सेकंड स्टेयर की कॉस्टिंग ये है। मेरे पास यहां पे जो स्टेयर है वो ऐसे रहे कि ये 0 स्टेयर हो गया, ये फर्स्ट स्टेयर हो गया, ये सेकंड स्टेयर हो गया और ये हो गया मेरा थर्ड स्टेयर। इसको हटा देता हूं। तो मुझे यहां से टॉप वाले स्टेयर पे पहुंचना है। उसके साथ ही इन सब की मुझे कॉस्टिंग गिवन है कि 0 स्टेयर की कॉस्टिंग है 10, फर्स्ट स्टेयर की कॉस्टिंग है 15 और सेकंड स्टेयर की कॉस्टिंग है मेरी 20 और थर्ड स्टेयर पे तो मुझे पहुंचना है। इसने कह रखा है कि आप किसी भी स्टेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप 0 स्टेयर से स्टार्ट कर लो या आप फर्स्ट स्टेयर से स्टार्ट कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे टॉप वाले स्टेयर पे पहुंचना है जो कि होगा क्या? 3, ठीक है। जो इसका साइज होगा ना इस कॉस्ट वाले का, उसी वाले स्टेयर पे मुझे पहुंचना है। एक बार में या तो आप एक स्टेप ले लो या आप 2 स्टेप ले सकते हो, ये आपको गिवन है। क्लियर? हाँ जी। तो मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं? मैं 0 स्टेयर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, फर्स्ट स्टेयर से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अब ये कॉस्टिंग है क्या, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्टिंग ये है कि अगर आपको यहां से आगे बढ़ना है, फर्स्ट स्टेयर से अगर आपको आगे जाना है, वो तभी आप जा पाओगे जब आप इस कॉस्ट को पे करोगे, ठीक है। तो मान लो आपने 15 कॉस्ट पे कर ली, तो अब यहां से आप या तो एक स्टेप ले सकते हो या आप 2 स्टेप ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम कॉस्ट आपको कितनी लगेगी कि आप इस टॉप वाले या इस nth स्टेयर पे पहुंच पाओ।
मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी इस थर्ड स्टेयर पे पहुंचने के लिए। क्लियर है प्रॉब्लम? नहीं है? अभी समझा देते हैं। देखो मान लो आप 0 वाले स्टेयर पे हो, ठीक, हाँ जी, क्योंकि मुझे टॉप पे जाना है तो यहां से मेरे पास चॉइसेस हैं, या तो मैं एक स्टेप लूं या 2 स्टेप लूं, ठीक, हाँ जी। तो मान लो मैं एक स्टेप लेने जाता हूं, लेकिन स्टेप लेने से पहले मुझे इस वाले स्टेयर की कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 कॉस्ट ली और मैंने एक जंप लेके यहां पे पहुंच गया। क्लियर? अब मैं फर्स्ट स्टेयर पे हूं, हाँ जी, फर्स्ट स्टेयर से मुझे कहां जाना है? थर्ड स्टेयर पे जाना है, ठीक है। मैं तभी जा पाऊंगा जब पहले तो मुझे इस कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से या तो मैं एक का जंप ले लूं या 2 का जंप ले लूं। मान लो मैंने 2 का जंप ले लिया, 1 से मैं सीधा थर्ड पे पहुंच गया। तो अगर मैं थर्ड पे पहुंच गया तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है मेरे पास? 25 लगी है। क्लियर? वैसे ही और क्या क्या मेथड हो सकते हैं कि मैंने इस वाले से स्टार्ट किया 0 स्टेयर से, हाँ जी, अगर मुझे यहां से एक स्टेप या 2 स्टेप जितने भी लेने पहले मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो मैंने 10 कॉस्ट पे करी और यहां से मैंने 2 जंप ले ली, तो सीधा मैं सेकंड वाले स्टेयर पे पहुंच गया। क्लियर? अभी मेरा टॉप, मुझे कहां पहुंचना? टॉप पे। टॉप पे पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा, यहां से जाने के लिए, सेकंड स्टेयर से जाने के लिए सबसे पहले मुझे कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। अब यहां से या तो मैं एक जंप ले लूं या 2 जंप ले लूं, लेकिन मुझे एक ही जंप की जरूरत है, तो मैं थर्ड वाले पे पहुंच गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 30 हुई। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब क्वेश्चन में इनिशियली मुझे पूरी तरीके से गिवन था कि आप 0th स्टेयर या फर्स्ट स्टेयर कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 0th स्टेयर से करना, आप फर्स्ट स्टेयर को भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, ये प्रॉब्लम में दे रखा है। क्लियर? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक, फर्स्ट ईयर से, तो अगर मुझे फर्स्ट ईयर से थर्ड स्टेयर पे जाना है, ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक, हाँ जी। जब भी मैं यहां किसी भी स्टेयर से आगे बढ़ूंगा तो पहले मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जब मैंने कॉस्ट पे कर दी तो अब मैं यहां से एक का जंप या 2 का जंप ले सकता हूं, तो बेटर क्या होगा कि मैं 2 का जंप लेके टॉप पे पहुंच जाऊं। तो अब इस एज में सिर्फ मुझे 15 कॉस्ट लगी, तो यही 15 मेरा आंसर होने वाला है, क्योंकि जो मिनिमम होगा वो क्या होगा? 15 होगा। क्लियर? सेम मैं यहां पे भी ले लेता हूं, एक बड़ा सा एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। क्लियर? 0th स्टेयर की कॉस्ट, फर्स्ट, सेकंड, इसको मैं ऐसे करके एक एरे की तरह आपको दिखा देता हूं, ऐसे करके। अब आप खुद देखो, मैंने कहा मैं स्टार्ट कहीं से भी कर सकता हूं, कहीं से भी। मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्टेयर हो गई। 0th स्टेयर की कॉस्ट ये, फर्स्ट स्टेयर की कॉस्ट ये, और मुझे इस 10th वाले स्टेयर पे पहुंचना है, इस लास्ट वाले में। क्लियर? हाँ जी। कैसे पहुंच सकता हूं? स्टार्टिंग पॉइंट उसने कहा आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने बोला चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कॉस्ट पे करी 1, हाँ जी, और यहां से मैंने 2 का जंप ले लिया ताकि मैं इस पे पहुंचूं। सेकंड स्टेयर वाली की मैंने कॉस्ट पे कर ली, हाँ जी, यहां से मैंने 2 जंप लेके मैं 4th वाले पे पहुंच गया। 4th वाले की मैंने कॉस्ट पे कर ली, हाँ जी, यहां से जंप लेके मैं 6th वाले पे पहुंच गया। तो मैंने उस 6th वाली की कॉस्ट पे करी, यहां से अगर मैं 2 का जंप लिया, एक का जंप लेने में ज्यादा फायदा है, तो मैंने एक का जंप लेके मैं 7th वाले पे पहुंच गया। क्लियर? हाँ जी, इसकी मैंने कॉस्ट पे कर दी एक 7th वाले की, अब मैं यहां से एक का जंप लेके इस 9th वाले पे पहुंच सकता हूं। तो 1 2 3 4 5 9th वाले पे पहुंचा, 9th वाली की मैंने कॉस्ट पे करी, हाँ जी, यहां से एक का जंप लेके मैं 10th स्टेयर पे पहुंच सकता हूं। इस तरीके से मुझे टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 6 लगी है। तो आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 9 से मैं 10th स्टेयर पे पहुंच गया, तो मिनिमम कॉस्ट मुझे 6 लगी। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। क्लियर? कि मैं एक का जंप लूं, 2 का लूं, 2 का लूं, 1 का लूं, वो आपके हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर 6 आने वाला है। ये तो मैंने आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज बता दिया, यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि कैसे होने वाला है, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ऐसा भी आप कर सकते थे कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट 100 लिया, फिर आज आपने एक का जंप लिया, फिर आपने उसकी कॉस्ट निकाली, फिर आपको सारी कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज? हाँ जी, मेथड में कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या है कि भैया अगर मुझे किसी भी स्टेयर से, मान लो अगर मुझे स्टेयर से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जो स्टेयर पे कॉस्ट होगी उसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास चॉइस है, मैं 1 या 2 किसी का भी जंप ले सकता हूं। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अब आपको बताना है कि भैया मिनिमम कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए कैसे सॉल्व करूं मैं इसको? देखो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। मैं फिर से यहां पे रिवर्स ऑर्डर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। क्लियर? यहां से आप खुद बताइए मुझे कि आप इस टॉप वाले पे कैसे पहुंचे होंगे, ये थर्ड वाले पे आप कैसे पहुंचोगे? या तो आपने एक का जंप लेके आप यहां से पहुंचोगे, या 2 का जंप लेके आप इस पे पहुंचोगे, ऐसे होगा। हाँ जी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मिनिमम कॉस्ट टू रीच एनथ स्टेयर कितनी होगी। अगर मैं इसको एनथ स्टेयर कंज्यूम करूं, इसको अगर मैं एनथ स्टेयर बोलूं, तो यहां पे पहुंचने की मुझे टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि मिनिमम निकाला ना, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर है ना।
या तो मैं एक का जंप लेके आऊंगा या फिर यहां से मैं 2 का जंप लेके आऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं, तो अगर मैंने सेकंड वाले से 1 का जंप लिया होगा, है ना, तो पहले तो मुझे ये कॉस्ट पे करनी पड़ी होगी। हाँ जी, तो मैं लिख देता हूं उसे कॉस्ट ऑफ n-1, हाँ जी, क्योंकि ये n स्टेयर है तो n-1 प्लस उसके साथ ही मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-1 स्टेयर। ये होगा नहीं होगा बताइए। मैंने क्या कहा, मैं इस वाले टॉप वाले पे कैसे पहुंचूंगा, बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। मैं यहां पे कैसे पहुंचूंगा, यहां पे, ठीक है, यहां से मैंने जंप लिया होगा, ठीक है, यहां या तो मैं यहां से पहुंचूंगा या यहां से पहुंचूंगा। तो मान लो मैं यहां से पहुंचा, तो अगर मुझे यहां से अगर जंप लेना तो सबसे पहले मुझे इस कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस्ट n-1 प्लस टोटल मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-1 स्टेयर। इस सेकंड स्टेयर पर पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट कितनी थी, है ना। हाँ जी, वो मैंने ऐड कर दी, क्लियर। या फिर मैं यहां से भी पहुंच सकता हूं, हाँ जी, तो वही मैं लिख रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ n-2 प्लस, अगर ये n है तो n-2 होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस कॉस्ट को पे कर दिया तो मैं अब यहां पे पहुंच सकता हूं, क्लियर। लेकिन यहां पे 1 वाले स्टेयर पे कैसे पहुंचूंगा, तो 1 वाले के लिए मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, कि मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-2 स्टेयर। बिल्कुल बेसिक दिमाग है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त, क्लियर है ये चीज। हाँ जी, तो इन दोनों कॉस्ट में से जो मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे आने के मेरे पास तरीके कितने हैं, या तो 1 का जंप लेके आऊंगा या फिर 2 का जंप लेके आऊंगा, ठीक है। तो 20 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर, 15 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर, इनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक दिमाग है, बिल्कुल बेसिक सोच है, यही होने वाला है। हाँ जी, मैंने कहा यही मेरा रिकर्सिव फंक्शन होने वाला, बस बाकी कुछ नहीं है, यही मैंने लिख दिया। जैसे डायनेमिक सोचते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, कुछ नहीं करना, जो मैं सोच रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल बेसिक दिमाग। मैं टॉप पे कैसे पहुंचाऊंगा, टॉप पे एक बार दोबारा रिवाइज, प्लीज 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 फोकस मेरे दोस्त। यहां पे कैसे पहुंचाऊंगा, ऑनलाइन बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, उठपटांग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल वेरीफाई करके दे रहा हूं। आप यहां पे कैसे पहुंचोगे, इस टॉप पे, मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं तो ये तो सेकंड वाले से पहुंचूंगा या इस फर्स्ट वाले से पहुंचूंगा, ठीक है। सेकंड स्टेयर से मैं थर्ड स्टेयर पे कैसे पहुंचूंगा, पहले मुझे कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, कॉस्ट n-1 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर, क्योंकि मुझे यहां से सेकंड स्टेयर तक की कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए। हाँ जी, फिर अगर मैं यहां से आऊंगा तो 15 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर, बिल्कुल वही है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-2 स्टेयर, और यही आपका काम तमाम कर देगा। क्लियर है ये चीज। हाँ जी, यही सोच हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। अब इसका हम रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। मान लो आपको n=3 वाले स्टेयर पे आना है, ठीक। हाँ जी, मैंने क्या कहा, n=3 के लिए क्या है, वो क्या कह रहा है, कॉस्ट n-1, ठीक। हाँ जी, 20 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर, तो यहां पे लिख दो 20 प्लस मिनिमम कितनी कॉस्ट लगेगी सेकंड स्टेयर पे पहुंचने की, 20 प्लस, ठीक है। हाँ जी, या तो मैं फर्स्ट स्टेयर से आऊंगा, तो फर्स्ट स्टेयर की कॉस्ट 15 है प्लस ये जो भी इसका कॉस्ट आएगा 1 वाले का, कोई दिक्कत है नहीं। अब इनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा थर्ड का आंसर हो जाएगा। मैं थर्ड स्टेयर पे कैसे आऊंगा, मैंने सेकंड से जंप ली होगी थर्ड के लिए, हाँ जी, तो 20 इसकी कॉस्ट जंप की प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर। मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर के लिए क्या हो जाएगा, मैं सेकंड स्टेयर पे कैसे आऊंगा, या तो मैं फर्स्ट स्टेयर से आऊंगा या मैं 0th स्टेयर से आऊंगा। क्लियर है ये चीज। हाँ जी, फर्स्ट स्टेयर के लिए, फर्स्ट स्टेयर पे देख लो, फर्स्ट स्टेयर पे देख लो, फर्स्ट स्टेयर के लिए कॉस्ट कितनी है, 15 है, तो 15 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर। 0 के लिए देख लो कॉस्ट, 0 के लिए कितना आ रहा था आपका, सॉरी 0 के लिए कितना आ रहा था, 10 बस 10 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच, या आप यहीं पे लिख देता हूं, उससे बार बार पीछे घूमना पड़ रहा है, 10 15 20, 10 15 20, 0 1 2। ये देखिए n=3 क्या कह रहा है, थर्ड स्टेयर, इस पे पहुंचना है आपको, इस पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे इस पे, 20 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर, या थर्ड स्टेयर से मैं फर्स्ट स्टेयर से आऊंगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेयर वाली कॉस्ट देनी पड़ेगी 15 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर। क्लियर,
सेम यहाँ पे मैं सेकंड स्टेयर पे कैसे आऊंगा, या तो यहां से आऊंगा यहां से आऊंगा। अगर फर्स्ट से आया हूं तो फर्स्ट वाली की कॉस्ट पहले मुझे पे करनी पड़ी होगी 15 प्लस, फिर मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर। और अगर जीरो से आऊंगा तो 10 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच जीरो स्टेयर। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब आप बताइए मिनिमम कॉस्ट टू रीच जीरो स्टेयर कितना होगा आपका, या फिर मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर कितना होगा आपका? ये होगा आपका जीरो, ये होगा आपका जीरो, ये भी होगा आपका जीरो। ये जीरो क्यों होगा? अब आप खुद सोचिए। अगर मुझे क्वेश्चन में बोलता कि मुझे जीरो स्टेयर पे जाना है, मुझे जीरो स्टेयर पे जाना है, कितनी कॉस्ट लगेगी? उसने कहा था ना आप जीरो स्टेयर और फर्स्ट स्टेयर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं यहीं से शुरू करता हूं तो ये अभी तो इनिशियली कॉस्ट जीरो होगी, होगी नहीं होगी? कॉमन सेंस। अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप जीरो स्टेयर या फर्स्ट स्टेयर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं कि कितनी मिनिमम कॉस्ट लगेगी जीरो स्टेयर पे पहुंचने के लिए? कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगी, जीरो कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जीरो स्टेयर पे भी मैं खड़े हो सकता हूं, फर्स्ट स्टेयर पे भी खड़े हो सकता हूं। बस वही है कि मैं जीरो स्टेयर पे भी खड़ा हो सकता हूं, फर्स्ट स्टेयर पे भी खड़ा हो सकता हूं। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो जीरो। इसकी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये क्या करेगा? 15 प्लस जीरो 15 ऊपर रिटर्न करेगा, 10 प्लस जीरो 10 ऊपर रिटर्न करेगा। इन दोनों का मिनिमम ऊपर रिटर्न होगा। 15 10 का मिनिमम कौन है? 10 है, तो 10 ऊपर रिटर्न हुआ। 20 से 10 30, 15 प्लस जीरो 15, इन दोनों का मिनिमम, तो 15 मेरा आंसर इस तरीके से आ गया। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। अभी हमने सिर्फ रिकर्सिव सॉल्यूशन देखा है, कोई हमने इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है। क्या आपको ये क्लियर है? n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2, देखो n इक्वल टू 3 में कहां से पढ़ूंगा? 2 से या फिर 1 से? 2 से कैसे पढ़ूंगा? 1 से या 0 से? बेस केस कहां से स्टार्ट होगा? उसने कहा था आप जीरो स्टेयर से भी शुरू कर सकते हैं या आप फर्स्ट स्टेयर से शुरू कर सकते हैं। ठीक, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी जीरो स्टेयर पे तक पहुंचेगी? उसने कहा आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब मैं अगर स्टार्ट करता हूं वहां पे पहुंचेगी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है ना, जीरो होगी। हाँ जी। उसने कहा फर्स्ट स्टेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर जीरो। क्लियर है चीज? हाँ जी। या तो आप ये सोच लो, आप खुद सोचो ना, यहां पे पहुंचेगी आपको कॉस्ट कितनी लगेगी यहां पे? उसने कहा आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो मिनिमम कितनी कॉस्ट लगेगी अगर आपको फर्स्ट स्टेयर से स्टार्ट करना है? जीरो लगेगी, यहां से भी जीरो लगेगी, है ना? हाँ, कॉस्ट कब ऐड होगी? कि जब मैं यहां से किसी और वाले स्टेयर पे जाऊंगा तब मुझे इस कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले कहा गया था मैं कॉस्ट पे कब करूंगा? जब मैं इस स्टेयर से किसी और स्टेयर पे जाऊंगा। क्लियर? तो अगर मुझे इस जीरो से सेकंड स्टेयर पे जाना है तो मुझे ही पहले इस कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, उसके बाद करूंगा। क्लियर? अगर मुझे कॉस्ट पे नहीं करनी है तो भैया उसी स्टेयर पे खड़ा रहूंगा, बस यही है इसका रॉकेट साइंस। क्लियर है चीज? हाँ जी। तो इस तरीके से का आंसर आ गया कि मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम तो देख रहा 20 प्लस जो इसका आंसर आ रहा है, 15 प्लस जो इसका आंसर आ रहा है, जो भी मिनिमम होगा वो बाहर। इन दोनों का मिनिमम, जो यहां का आंसर आया, जो यहां से आंसर आया, उनका मिनिमम वो रिटर्न कर रहा है। और उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट n माइनस 1 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच n माइनस 1 स्टेयर, कॉस्ट n माइनस 2 मिनिमम कॉस्ट टू रीच n माइनस 2 स्टेयर। बस मैं आपको बोल रहा हूं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आपको सॉल्व करनी है, जैसे हम बोलते हैं सोचते हैं वही हमें लिख देना है। और अगर आपने वो लिखना शुरू कर दिया आपकी प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी। यहां पे पहुंचना है तो भैया हमने सिर्फ वही लिखा है जो हम बोल रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। अब यहां तक तो क्लियर है। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा भैया यहां पे डीपी कैसा आएगा? डीपी आएगा कैसे? क्योंकि यहां पे तो ओवरलैपिंग कुछ दिख ही नहीं रहा है, कि यहां पे पक्का में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा सा एग्जांपल है मेरे दोस्त, इसलिए यहां पे हमें क्या नहीं दिख रहा है? ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा एग्जांपल लिया है। और अगर मैं इसी को n इक्वल टू 10 ले लूं, n इक्वल टू 10 ले लूं, 10th वाले पे आप कैसे पहुंच सकते हो? n इक्वल टू 9 से और 8 से। 9 पे कैसे पहुंच सकते हो? 8 से 7 से। 8 पे कैसे पहुंचो? 7 से 6 पे। इस पे 6 5 5 4, ऐसे ऐसे आप सॉल्व करते जाओगे। तो आप देखोगे अगर आपने एक बार 7 यहां पे इसका आंसर निकाल दिया है तो यहां पे आप 7 को दोबारा सॉल्व नहीं करोगे। यहां पे अगर मैंने 8 को सॉल्व कर दिया है, मतलब यहां से अगर सॉल्यूशन आ गया है तो यहां पे मुझे 8 को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो ये क्या है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये क्या है? ओवरलैप कर रहे हैं। एक बार सॉल्व कर दिया, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो छोटा सा एग्जांपल था, ये इसलिए वहां पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप बड़ा सा एग्जांपल लोगे वहां पे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। क्या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? ये हमने कैसे लिखा? हाँ जी। तो चलो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना? हाँ जी। इंटीजर बेस, हाँ जी, इंटीजर n कॉमा वेक्टर इंटीजर कॉस्ट, कॉस्ट वाले को भी भेजना पड़ेगा, है ना? हाँ जी।
यहां पे मुझे पता है कि इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 0, नहीं तो क्या रिटर्न करते हैं हम। अब इस मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सिर्फ रिकर्सिव, कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ n-1 प्लस ये वेस n-1 कॉमा कॉस्ट कॉमा कॉस्ट ऑफ n-2 प्लस वेस ये इस तरीके से वही लिखा है जो मैंने यहां पे लिखा है। फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज कर दिया। इसका नाम मैंने लिख दिया मिनिमम कॉस्ट वाले का नाम लिख दिया वेस, ठीक है, वही है मिनिमम कॉस्ट टू रीच अनदर स्टेयर, ठीक, हाँ जी, इक्वल टू मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ n-1 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-1 स्टेयर, तो वेस n-1 कॉस्ट ऑफ n-2 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-2 स्टेयर, वेस n-2 लिख दिया। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर, हाँ जी। अब इसमें ये तो रिकर्सिव हो गया, अब इसमें अगर मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना हो, टॉप डाउन में, तो क्या चाहिए होगा मुझे, डीपी चाहिए होगा। अब आप देख सकते हो यहां पे डीपी कैसे लगेगा, डीपी आप अगर देखोगे n की वैल्यू पहले 3 थी, 2 हुई, 1 हुई, 0 हुई, है ना, जो भी आपने n ले रखा था, इनपुट साइज जो था, जो ये कॉस्ट है, जो इसका साइज था क्या है, 3 है, क्लियर, हाँ जी। तो n की वैल्यू कहां कहां पे चेंज हो रही है, मुझे इसका भी रिजल्ट स्टोर करना है, इसका भी जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट होंगे सबके रिजल्ट को स्टोर करना है। तो आप देख सकते हो 3, 2, 1, 0, तो 4 टोटल वैल्यू आ रही है। तो वेक्टर का साइज कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर इंटीजर टीपी n+1, क्लियर, इनिशियलाइज -1 से कर दो, डीपी का साइज n+1 हो जाएगा ना, हाँ जी, क्योंकि n का साइज 3 है, तो इसका टोटल कितनी वैल्यू चेंज हो रही है इसकी, 0 से लेके 3 तक जा रही है, 0 से लेके 3, तो 4 वैल्यू, तो 4 साइज की आपकी डीपी हो गई, क्लियर, हाँ जी, बस हो गया आपका काम। क्या हमको डीपी का साइज पता चल गया, अब तो हमारे लिए काम पूरा आसान है। क्या करना है, बस एक बार यहां पे लगा दो, इफ डीपी ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न dpn, और एक बार इधर रिटर्न dp, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर स्टोर करा देना और उसी को रिटर्न कर देना। कॉस्ट n-1 वेस n-1 कॉस्ट, कॉस्ट n-2 वेस n-2 कॉस्ट n। इस तरीके से हमने इस पूरी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। ये देखिए कोई दिक्कत आई यहां पे आपको, यहां पे हमने पूरे हर एक चीज को ढंग से देखा है। टीपी का साइज कैसे निकाला हमने वो भी देख लिया, क्योंकि भैया टोटल जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शन होते हैं उन सबके रिजल्ट को स्टोर करना होता है। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है, तो टोटल 4 वैल्यू आ रही है, तो उसको मैंने वेक्टर के अंदर स्टोर करा दिया, क्लियर। अब इस वजह से कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया यहां पे आप इसको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं लिखते। प्रॉपर तरीके से लिखने का मतलब कि भाई यहां पे आप वेक्टर इंटीजर डीपी को भी पास किया करो, उसको भी पास करो। ये लीजिए इसको और प्रॉपर तरीके से हम लिख देते हैं इस तरीके से, क्लियर, हाँ जी। तो अगर वहां पे लिखा है तो यहां पे भी जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो डीपी लिखना पड़ेगा, यहां पे भी जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो टीपी लिखना पड़ेगा, बस। तो ये प्रॉपर तरीके से अब हमने इसको लिख दिया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? आप देख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, क्यों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 10, 9, 8, 7, क्योंकि 7 सॉल्व हो जाएगा, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा ऐसा खुलता जाएगा, कहां तक खुलेगा, 1 तक या फिर 0 तक। तो इसकी हाइट हो गई n, हाँ जी, और हर लेवल पे 2-2 ही एलिमेंट आपके आने वाले हैं, तो 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। क्योंकि एक बार अगर ये 8 सॉल्व हो गया तो 8 दोबारा सॉल्व नहीं होगा, तो ये दोबारा नहीं खुलने वाला, क्लियर। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये टोटल कितने होने वाले हैं, n के बराबर। तो ऑर्डर ऑफ n इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n किसके लिए, जो मैंने डीपी ली है, और ऑर्डर ऑफ n जो मेरा रिकर्सन लगने वाला है, जो स्टैक का साइज यहाँ पे आएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो चलो चल बढ़ते हैं सॉल्यूशन पार्ट की ओर। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेस भेज दूंगा, हाँ जी। सबसे पहले मुझे एक इंटीजर n चाहिए होगा, क्योंकि n मुझे गिवन है नहीं। तो जो ये कॉस्ट का साइज है वही मेरा n होने वाला है, क्योंकि nth स्टेयर मेरा वही होगा जो भी इस कॉस्ट का साइज है। तो इसके अंदर मैं n को पास करूंगा और अपने इस कॉस्ट वाले को पास करूंगा। अब ये जो भी आंसर मुझे लाके देगा उसको मैं रिटर्न में भेज दूंगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर वेस। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इंटीजर n लेना है और एक अपना ये वेक्टर इंटीजर कॉस्ट जो वाला जो है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए
अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेस केसेस देख लेते हैं। बेस केस क्या होगा कि n अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो भाई हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। बहुत सही। उसके बाद मेरा क्या है, सिंपल सा काम कि भैया रिटर्न कर दूं किसको, अगर मैं nth स्टेयर पे हूं तो nth स्टेयर पे कैसे आऊंगा मैं, ठीक है। तो मुझे पता है nth स्टेयर पे आने का क्या हुआ होगा, मैं n-1 स्टेयर से आया हूंगा, ठीक। हाँ जी, तो उस वाले स्टेयर की मुझे कॉस्ट को पे करना रहा होगा, तो उसको मैंने पे किया, प्लस उस n-1 स्टेयर तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, तो वो ये रहा, कॉमा। ये क्या है कि मैं n-1 स्टेयर पे हूं, उससे मैं nth स्टेयर पे गया इस कॉस्ट को देके, हाँ जी, और उस n-1 स्टेयर पे पहुंचने तक की टोटल कॉस्ट क्या रही, वो ये रहा मेरा, ठीक। हाँ जी, मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-1 स्टेयर ये रहा, प्लस कॉस्ट n-1, इससे मैं किस पे पहुंचूंगा, nth स्टेयर पे पहुंचूंगा। सेम कहानी इधर भी होगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस इसकी जगह में क्या जाएगा, n-2 आ जाएगा, क्योंकि nth स्टेयर में मैं कैसे कहां से भी पहुंच सकता हूं, n-2 स्टेयर से भी। तो अगर मुझे n-2 स्टेयर से आना है तो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हाँ जी, और मिनिमम कॉस्ट टू रीच n-2 स्टेयर कितनी होगी वो भी मेरे पास है। क्लियर, हाँ जी, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को लिखा। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या ये सही चल भी रहा है या मेरे दिमाग में सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करूंगा तो TLE आ जाएगा। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो वेक्टर इंटीजर DP साइज क्या हो जाएगा, n+1, -1, इस तरीके से, और कॉमा DP पास कर दी। तो इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसी को ये ऊपर यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, DP का जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहीं पे स्टोर करना है, हाँ जी। और अगर ऑलरेडी रिजल्ट कैलकुलेटेड है तो भाई सिंपल सा स्टेप है, इफ DP ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न DPN। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो इसको रन करते हैं। ओह सॉरी, अभी गलती देगा, ये यहां पे मैंने DP नहीं लिखा और यहां पे मैंने DP नहीं लिखा, क्योंकि वेस वाला फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तीन चीजें। अब ये बिल्कुल सही करेगा और इसको सबमिट करते हैं। और हमने इसको सबमिट किया और ये आराम से सबमिट हो गया। देखो आपने इसको मत देखा करो कि इसको कितना टाइम लगा, ये क्या लगा, ठीक है। ये कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि जहां पे ये कोड जाके रन हो रहा है, सबमिट हो रहा है, वहां पे मे भी कुछ और एरर रही होंगी, क्या पता वहां पे जाके ये जो कोड रहा क्यू पे गया होगा, उसके बाद जाके इंप्लीमेंट हुआ होगा, ठीक है। इसलिए इसको उतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम ये तो हमने जान लिया टॉप डाउन अप्रोच, अब हम जानेंगे इसकी बॉटम अप अप्रोच। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देनी थी, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है। कुछ बच्चे आते हैं यार कि भैया आप ये उबर की टी-शर्ट क्यों पहन लेते हो कभी कभी वीडियो में, आप तो उबर में काम ही नहीं करते हो। मैंने कहा भाई इतना दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। वो कुछ लिख देते हैं भैया आप तो व्यूज के लिए कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं अगर इस वीडियो के अंदर अगर उबर की टी-शर्ट पहन लूंगा तो व्यूज बिल्कुल 0 से 1 करोड़ पहुंच जाएंगे, ऐसे तो होने नहीं वाला ना। क्योंकि आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, इसी कंटेंट के लिए कर रहे हो। अब मैंने ये क्यों पहनी है, मैंने इतने टाइम से क्यों नहीं पहनी, अगर आपने देखा होगा 1-1.5 साल से मैं नहीं पहनना था, क्योंकि भाई मैं मोटा हो गया था, मुझे वेट गेन हो गया था, तो ये शर्ट बहुत लटकती थी। अब मैं फिर से टी-शर्ट पहनना मैंने स्टार्ट किया, बस यही रीजन है। मैं इन्हीं टी-शर्ट को पहन के जिम भी चला जाता हूं, आप देखोगे जिम में भी आपको फोटो दिख जाएंगे मेरी। तो इतना मत सोचोगे, इतना दिमाग मत लगाया करो भाई, इससे ज्यादा दिमाग पढ़ाई पे लगा दो, बहुत कुछ कर लोगे, ठीक। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, अब हम बात करेंगे ये जो मेरा जो टॉप डाउन हमने लिख दिया, अब इसको हम बॉटम अप पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बॉटम अप पे कन्वर्ट करना इससे बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। कैसा काम है, चुटकी वाला। बॉटम अप के लिए क्या चाहिए, मुझे पता है, मैंने n = 3 लिया था, हाँ जी। सबसे पहले DP 0 1 2 3, ओके। DP तो हमारी वही रहेगी जो पहले थी। DP क्या कहती है, सबसे पहले बेस केस को भर लो, n <= 1 के लिए रिटर्न 0। तो भैया इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, क्लियर। हाँ जी, अब हमको देखना है अपने फंक्शन को, ये वाला फंक्शन हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं n की जगह में i ले लेता हूं, तो dbi इक्वल टू, मैं वही बिल्कुल उसी को कॉपी कर रहा हूं, मिनिमम ऑफ। अब आप देखो, अब आप में से शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई इस यहां पे क्या लूं, ये जो वेस वाला फंक्शन है, जो ये वेस वाला फंक्शन है, ये है मेरा DP, ये है मेरा पूरा DP, क्लियर। हाँ जी, ये कॉस्ट वाले को DP मत समझना, आप खुद देखो
ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला था, ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला था, यही तो रिटर्न करने वाला था। हाँ जी, और इसी का रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस डीपी के अंदर। ठीक है, तो वेस्ट वाला जो फंक्शन है वही किसको दिखा रहा है, बेस वाला फंक्शन ही आपका किसको दिखा रहा है, डीपी को दिखा रहा है। बस आपको ऐसे करके देखना है, आपको देखना है यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, यहां से यही रिटर्न तो हो रहा है, ये वैल्यू तो रिटर्न हो रही है। हाँ जी, भाई ये वैल्यू अगर रिटर्न हो रही है तो ये स्टोर किस में जाके हो रही है, इस डीपी के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं ये वेस्ट का रिजल्ट है वो इस डीपी के अंदर ही स्टोर है। हाँ जी, तो वही मुझे यहां पे देखना है। ठीक है, हाँ जी, तो कॉस्ट तो बिल्कुल वैसी आएगी जो कॉस्ट वहां पे उसने लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ i-1 प्लस डीपी i-1, ये देख लो। ठीक, ये बेस में डीपी आ जाएगा, n-1 की जगह i-1 आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, बाकी तो पूरा फंक्शन ही है क्योंकि इसका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर होने वाला है, डीबी n-1 के अंदर। अब इसका रिजल्ट किसके अंदर होगा, डीबी n-2 के अंदर। कॉस्ट तो वैसी रहेगा बस। इस तरीके से लिख दिया, क्लियर है यहां तक। हाँ जी, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देखो यहां पे हमें पता है कि मेरा जो टॉप डाउन वाला था वो कैसे गया था, ऊपर से मैं नीचे आया था, पहले 3 2 1 0 करके आया था, है ना। बॉटम अप में बेस से मैं दूसरी साइड जाता हूं, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू फिल करना शुरू करूं तो मुझे पता है 0 में फिल कर चुका हूं, 1 फिल कर चुका हूं, अब किसको फिल करना है, 2 को, फिर किसको फिल करना है, 3 को। इसको ऐसा लिख दो ना आराम से, बस हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप इसके अंदर आराम से वैल्यू फिल आउट कर सकते हो। क्लियर, तो इसके अंदर वैल्यू कैसे फिल आउट होंगी उसको भी देख लेते हैं। पहले इस कॉस्ट वाले को बना देते हैं। कॉस्ट क्या है, 10 15 20, ये 10 ये 15 ये 20, 0 1 2। वैल्यू कैसे फिल होगी वो देख लेते हैं। वैल्यू फिल आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले dp2 के अंदर क्या क्या वैल्यू जाने वाली, कॉस्ट ऑफ i-1, कॉस्ट ऑफ i-1 मैं यहां पे लिख देता हूं। i की वैल्यू क्या है मेरी 2 है। हाँ जी, तो यहां पे लिख देगा कि कॉस्ट ऑफ i-1 मतलब कॉस्ट ऑफ 1, ये कॉस्ट वाला ही तो है मेरा। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ 1 क्या है मेरा 15 प्लस db i-1, db1 क्या है 0 है, कॉमा कॉस्ट ऑफ i-2, कॉस्ट ऑफ i-2 क्या है 10 है, प्लस db i-2 ये क्या है 0 है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 15 10 में से 10 मिनिमम है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 10 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, हाँ जी, फिर ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 के अंदर क्या वैल्यू आएगी, फिर से वही मिनिमम ऑफ कॉस्ट i-1 dp2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 कॉमा कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ 1 15 है प्लस db1 क्या कम आएगा, ये 30 आएगा ये 15 आएगा, तो आपका आंसर 15 आ गया। इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा यहां, बस जो आपको चाहिए था आंसर में, बिल्कुल वैसी वैल्यू भर के जैसे हमें भरनी थी। अब डीपी के अंदर क्या है, यहां पे ये 10 कैसा आया, अब आप खुद सोच सकते हो यहां पे कि नंबर ऑफ वेज टू रीच सेकंड स्टेयर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ वेज, अगर मुझे सेकंड स्टेयर पे पहुंचना है तो कितना कॉस्ट लगेगा। मैं इस सेकंड स्टेप पे कैसे आ सकता हूं, या तो मैं यहां से आ सकता हूं एक स्टेप लेके, या फिर 2 स्टेप लेके इस वाले से आ सकता हूं। अगर यहां से आता हूं तो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट i-1। क्लियर, हाँ जी, प्लस db i-1। और अगर मैं यहां से आता हूं तो पहले मुझे इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। हाँ जी, और नंबर ऑफ वेज टू नंबर मिनिमम कॉस्ट टू रीच 0 स्टेयर। ठीक, हाँ जी, तो उस वाली कॉस्ट को भी मुझे पे करना पड़ेगा। अब देखो जब आप इस टाइप की टेबल को भरते हो ना, इसको आप खुद के हिसाब से भी भर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। देखो हम बॉटम अप पे क्या करा, हमने पहले ही वैल्यू भर दी। अब आप खुद सोचो जब मैं ये सेकंड स्टेयर पे हूं तो सेकंड स्टेयर पे पहुंचने के तरीके मेरे पास क्या है, या तो मैं फर्स्ट स्टेयर से पहुंच जाऊं या मैं 0 स्टेयर से पहुंच जाऊं, दो ही तरीके हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेयर से सेकंड स्टेयर पे आता हूं तो पहले मुझे फर्स्ट स्टेयर की कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्लियर, हाँ जी, और फिर मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर, है ना, तो वो क्या है अभी 0 है, इन दोनों का सम, कॉमा अगला क्या है, अगर मैं 0 स्टेयर से सेकंड स्टेयर पहुंचता हूं तो पहले 0 स्टेयर वाली की कॉस्ट देनी पड़ेगी जो है होगी मेरी 10 प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच 0 स्टेयर, ये वाला dpi -2। तो डीपी के अंदर क्या स्टोर है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच दैट स्टेयर। डीपी के अंदर क्या स्टोर है, सिंपली मिनिमम कॉस्ट टू रीच ith और nth स्टेयर, जो भी आप बोलना चाहोगे, डीपी वही स्टोर करके आपका रख रही है। अगर मैं डीपीआई की बात करूंगा तो डीपीआई क्या स्टोर करी है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच ith स्टेयर, ये डीपी स्टोर करके रख रही है।
अगर मैं थर्ड स्टेयर की बात करूं, मैं थर्ड स्टेयर पे कैसे पहुंचाऊंगा? या तो मैंने एक का जंप लिया होगा यहां से, या दो का जंप लिया होगा। क्लियर? हाँ जी। अगर मैंने एक का जंप लिया होगा, मिनिमम कॉस्ट टू रीच थर्ड स्टेयर इक्वल टू, यहां से अगर मैं जंप लेता हूं, पहले मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी सेकंड स्टेयर की कॉस्ट है, प्लस मिनिमम कॉस्ट टू रीच सेकंड स्टेयर जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि डीपी2 के अंदर स्टोर है, कॉमा मैं यहां से दो जंप लेके भी यहां पे थर्ड स्टेयर पे पहुंच सकता हूं। तो पहले मुझे फर्स्ट स्टेयर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हाँ जी कर दी। फिर मिनिमम कॉस्ट टू रीच फर्स्ट स्टेयर वो ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर है, तो इन दोनों का सम, तो जो भी मिनिमम होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और इस तरीके से हम अपने डीपी को फिल आउट करते जाते हैं मेरे दोस्त। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मुझे इसके अंदर और फर्दर स्पेस ऑप्टिमाइज करना है, देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब निकाल सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाली है, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा स्पेस अभी ले रखा है। क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं इस स्पेस को? देखो ये वाला कॉस्ट तो मुझे इनपुट में गिवन है, ये वाला। क्लियर? क्या मैं बिना इसके भी क्रिएट कर सकता हूं? अगर मैं पूरा इस एरे को ना लूं, तो अगर आप देखोगे मैं बिना इसके भी कर सकता हूं। आप देखोगे कि जब मैं इस वाले को निकाल रहा हूं, इस वाले को, तो इसका आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो इस वाले एरे के अंदर, ये तो ऑलरेडी गिवन है, और अपना जो ये एरे है इसके सिर्फ प्रीवियस दो वैल्यू के अंदर ही डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस टू वैल्यूज के अंदर ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है। ये देखो, अगर मुझे इस डीपीआई को निकालना है, तो डीपीआई किसके अंदर, किस पे डिपेंड कर रहा है? डीपीआई -1 डीबीआई -2, सिर्फ प्रीवियस दो वैल्यू पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कॉस्ट i-1 कॉस्ट i-2, ये वाला तो ऑलरेडी मुझे इनपुट में गिवन है, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मुझे प्रीवियस दो वैल्यू को ही रखने की जरूरत है, बाकी मुझे कुछ नहीं रखना है। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर मैं इसको करंट बोल दूं और इसको मैं प्रीवियस 1 डिक्लेयर कर दूं, तो मैं यहां पे अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी लगा सकता हूं। लगा सकता नहीं लगा सकता? हाँ जी भैया लगा सकते हैं। तो कैसे लगेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इनिशियली मैं क्या करूंगा? इनिशियली बहुत आसान काम है, प्रीवियस 1 के अंदर क्या स्टोर करूंगा? प्रीवियस 1 इनिशियली यहां पर रहेगा, प्रीवियस यहां पर रहेगा, करंट यहां पर रहेगा। तो प्रीवियस 1 के अंदर 0, प्रीवियस के अंदर इसको 0 को। क्लियर? यही लूप इस्तेमाल करेंगे कि फॉर i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक, करंट के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट के अंदर मैं लिख देता हूं मिनिमम ऑफ, कॉस्ट तो वही रहेगा, कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, कॉस्ट i-1 प्लस dpi-1। ठीक, हाँ जी, जो कि प्रीवियस की बात कर रहा है, कॉमा कॉस्ट i-2 प्लस dpi-2, मतलब प्रीवियस 1 की बात। बस, तो ये करंट के अंदर वैल्यू आ गई। और उसके बाद सिंपल काम है, प्रीवियस 1 के अंदर प्रीवियस की वैल्यू डाल दो और प्रीवियस के अंदर करंट की वैल्यू डाल दो और लास्ट में रिटर्न करंट कर देना। तो मैंने अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी इस वाले मेथड से कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया? हाँ जी, बहुत आसान काम है। इसी को कॉपी मारा, हाँ जी, मैंने इसको करंट लिया है, इसको मैंने प्रीवियस 1 लिया है, और इसको मैंने क्या लिया है? इसको प्रीवियस 1 लिया है। बस करंट यहां पे मैं मिटा के दोबारा दिखा देता हूं। इनिशियली हमारा कैसा होगा कि अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है, तो इसको मैं करंट बोल देता हूं, इसको मैं प्रीवियस बोल देता हूं, और इसको मैं प्रीवियस 1 बोल देता हूं, क्योंकि इसी को तो मैंने एक्स्ट्रा मेमोरी ली थी, ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन था इनपुट में, ये मैंने लिया था। क्या मैं इसके बिना इसको कर सकता हूं? तो मुझे पता है अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर इनपुट को निकालना है, तो अपने प्रीवियस दो ही इनपुट के जो आंसर निकाले उन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, तो इसको मैंने प्रीवियस, इसको प्रीवियस 1। उसके बाद अगर मुझे इसको निकालना है, तो ये सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर मुझे कोई और निकालना है, मान लो अगर मुझे डीपी 1000 निकालना है, तो डीपी 1000 सिर्फ डीपी 999 और डीपी 998 के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, सिर्फ प्रीवियस दो वैल्यू। तो पूरा जो एरे मैं ये ले रहा हूं, इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ऑलरेडी इनपुट में गिवन है ये, और वैसे भी मेरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा ये वाला, है ना? तो इसको तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि इनपुट में गिवन है ये कॉस्ट वाला। तो क्लियर? हाँ जी, तो अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ 1, ऑक्सिलरी स्पेस जिसे हम कहते हैं। इस तरीके से हमने इसको ऑप्टिमाइज किया। तो चलो बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की ओर, सॉरी इंप्लीमेंटेशन की ओर।
अब हमें इस कोड को बॉटम अप पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम इसको कर पाएंगे? सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, बेस केस को भरना। बेस केस क्या है, n लेस देन इक्वल टू 1 के लिए रिटर्न 0। तो मतलब dp 0 के अंदर क्या डालूंगा, जी हाँ 0। dp 1 के अंदर क्या डालूंगा, जी हाँ 0। ये मैंने बेस केस भर लिए। अब बाकी को भरना है, क्लियर? हाँ जी। तो बाकी कहां से कहां भरेंगे, लिख देता हूं। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसी को कॉपी करना है। इसको कॉपी किया, इसको यहां पेस्ट कर दिया। मुझे पता है यहां क्या है, i है ना? हाँ जी, i माइनस 1। वेस की जगह क्या आएगा, dp आ जाएगा। कॉस्ट i माइनस 2 और वेस की जगह में क्या आ जाएगा, dp i माइनस 2। इस तरीके से। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने dpn को। इसको रन करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। और इस तरीके से हमारा ये कोड सबमिट हो गया। अब ये तो हमें समझ आ गया कि बॉटम अप में इसको कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस पूरे वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बिना इस एक्स्ट्रा स्पेस के क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? तो जी हाँ, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं जो मेरी वैल्यू डिपेंड है, ठीक है, वो प्रीवियस 2 में ही डिपेंड है, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक, हाँ जी। तो यहां पे मैं एक चीज कर सकता हूं, एक इंटीजर करंट ले लिया, एक इंटीजर प्रीवियस ले लिया। ठीक, हाँ जी, करंट ले लिया, प्रीवियस ले लिया और एक प्रीवियस 1 ले लिया। प्रीवियस में डाल दूंगा 0 और प्रीवियस 1 में भी डाल दूंगा 0। प्रीवियस है मेरा ये और प्रीवियस 1 है मेरा ये। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा मेरा, करंट हो जाएगा मेरा dp2 वाला। ठीक है, हाँ जी। इसको हटा देते हैं। तो यहां पे मैं करंट को कैसे निकाल रहा था, जो हमने, रुको इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं। करंट को मैं कैसे निकाल रहा था, ये यहीं पे मैं लिख देता हूं, करंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ कॉस्ट i माइनस 1 प्लस आई dpi माइनस 1 क्या है, प्रीवियस, कॉमा कॉस्ट i माइनस 2 कॉमा सॉरी प्लस प्रीवियस 1। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्लियर? हाँ जी, इनिशियली। तो इसको हटा दो। आपको इस वेक्टर इंटीजर dp की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इसको भी हटा दिया। अब उसके बाद जब मैंने ये कर लिया तो भैया अब वैल्यू को अपडेट कर दो। प्रीवियस 1 आ जाएगा प्रीवियस की वैल्यू प्रीवियस 1 में, और प्रीवियस के अंदर अब करंट की वैल्यू, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने करंट वाले को। इस तरीके से मैंने स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया। अब मैंने डीपी को लिया ही नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो। इसको रन करते हैं। ओके, इसको हटाना पड़ेगा। रन किया और इसको अब फाइनली सबमिट करते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। जी हां, आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ लेंथ है वो कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर एक कॉस्ट की लेंथ 1 और 0 होती तो शायद फिर हमारे इसमें एरर आ जाता, फिर आपको अलग से बेस केस को भी हैंडल करना पड़ता। ठीक, तो अभी भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो वहां पे कंस्टेंट को पढ़ना जरूरी है। ठीक, हाँ जी, ये कंस्टेंट वाला, अगर ये कॉस्ट ऑफ लेंथ 1 और 0 भी होती ना तभी ये बिल्कुल गलत हो सकता था। ठीक, हाँ जी, अभी नहीं है तो अभी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी जो लर्निंग है बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की ओर जा रही होंगी। अब जो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, मैं चाहता हूं अब आप इसको सेकंड मेथड से भी इंप्लीमेंट करो। इसका सेकंड मेथड क्या होगा? अभी तो मैंने टॉप वाले स्टेप से देखा कि टॉप स्टेप में मैं कैसे पहुंचाऊंगा, प्रीवियस 2 स्टेप से। क्या मैं इसको बॉटम वाले से स्टार्ट कर सकता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर क्या होगा कि मैं अगर 0 स्टेप और फर्स्ट स्टेप से जाने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको फिर सॉल्व कर सकता हूं? तो वो आपके लिए होमवर्क है। इससे आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और आप एज अ कोडर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगे। अब आने वाली वीडियो में आप ये देखोगे कि मैं ज्यादा, जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करूंगा। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग का मतलब कि मैं स्टेटमेंट का प्रयोग ज्यादा करूंगा, और जो मैं बोल रहा हूंगा उसी को मुझे बस लिख देना है और मेरा पूरा डीपी खत्म। ऐसे ही है डीपी, कुछ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं उसको बस लिख दो।
रिकर्सन यही है कि मैं जो बोल रहा हूं ना उसको अगर मैंने लिख दिया तो मेरी प्रॉब्लम खत्म है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि भैया ऑप्टिमाइज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार हमें रिकर्सन दिख गया, रिकर्सन के बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टॉप डाउन विद बॉटम अप, फिर उसको स्पेस ऑप्टिमाइज, वो करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और जो सॉल्यूशन मैंने सेकंड का दिया है शायद आपको ऑनलाइन जाके कम ही दिखे। मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।